हेलो जुडिशियल एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आज अपने इस डेमो क्लास में हम एनआईए पढ़ेंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका एक इंपॉर्टेंट पेपर है जुडिशरी के लिए। अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो और झारखंड का दे रहे हो, मेंस में और प्री के एग्जाम में इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो एमपी जुडिशरी में भी यह मेंस और प्री दोनों पैटर्न में यह पूछा जाता है। तो जुडिशरी के लिए एनआईए एक्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हम देखेंगे एनआईए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसका जो है जुडिशरी में इसका एक्ट नंबर 26 है। यह इनैक्ट हुआ था 9 दिसंबर 1881 को और इन्फोर्स हुआ था, इन्फोर्समेंट डेट 1 मार्च 1882 को। इसमें सेक्शन है 148 और चैप्टर 17 ये इंफॉर्मेशन आपको पीटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पूछा जाता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक्ट नंबर क्या है। तो इसका एक्ट नंबर 26 है और यह इनैक्ट हुआ था 9 दिसंबर 1981 को। इन्फोर्समेंट डेट है इसका 1 मार्च 1882 को और सेक्शन हुआ 148 सेक्शन है और चैप्टर हुए 17 चैप्टर हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चूंकि इसमें दो शब्द हैं, निगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट, इसको हम देखेंगे कि इनका मतलब क्या है। निगोशिएबल का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। निगोशिएबल का मतलब होता है परिधान, जिसको आसानी से हम डिलीवर कर ले, इसके लिए किसी औपचारिकता का पालन करना नहीं है। यह निगोशिएट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लिखत आसानी से परिधान कर दिया जाए तो हम उसको कहेंगे निगोशिएशन। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मतलब, इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक लिखत में धारा 13 कहती है कि लिखत का तात्पर्य केवल वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक है। इन्हीं लिखतों का हम आसानी से परिधान कर देते हैं बिना किसी फॉर्मेट के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के हम इसको परिधान कर दें, डिलीवरी कर दें। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे नेमो डेट कोड नॉट हैबिट का नियम लागू नहीं होता। नेमो डेट कोड नॉट हैबिट वाणिज्यिक विधि के लिए एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम है जो कहता है कि वही व्यक्ति किसी संपत्ति का अंतरण कर सकता है या किसी वस्तु का अंतरण कर सकता है जो स्वामित्व रखता है। अर्थात जो रखता नहीं है वह देता नहीं है। इसका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इस मैक्सिम का अपवाद है जो नेमो डेट कोड नॉट हैबिट है। क्यों अपवाद है? क्योंकि कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर वह सम्यक अनुक्रम धारक है धारा 9 के थ्रू, तो अगर उसने चोर से भी प्रॉपर्टी प्राप्त की है या ऐसे व्यक्ति से वह इंस्ट्रूमेंट प्राप्त किया है जो उसके विधिक स्वत्व में नहीं है, तो वह व्यक्ति जो प्राप्त कर रहा है, अंतर्ती जो है, वह अगर सद्भाव पूर्वक प्रतिफल देकर उस इंस्ट्रूमेंट को ले रहा है तो वह विधिक स्वत्व धारण करेगा, सम्यक अनुक्रम धारक होगा, भले ही वह इंस्ट्रूमेंट किसी चोर से या किसी खोने वाले प्राप्त व्यक्ति से प्राप्त किया हो। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर नेमो डेट कोड नॉट हैबिट के नियम लागू नहीं होते। अर्थात कोई भी व्यक्ति सद्भाव पूर्वक प्रतिफल देकर और वह लिखत देखने में सही हो, अवधिपूर्ण होने से पहले वह उस लिखत को ग्रहण करता है तो वह उस पर सम्यक अनुक्रम धारक होगा और वह उस लिखत का भुगतान पाने का हकदार होगा। इसमें जो लिखत है, लिखत को धारा 4 सेक्शन 4 में वचन पत्र को बताया गया है।
वचन पत्र से क्या तात्पर्य है? तो कहा कि वचन पत्र एक ऐसा लिखत है जिसमें लिखत का रचयिता बिना शर्त एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या लिखत के वाहक को एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने का वचन देता है। तो वचन प्रोमिसरी नोट क्या है? प्रोमिसरी नोट में जो रचयिता है ए यह वचन देता है बी को कि वह एक निश्चित धनराशि का हम भुगतान करने का वचन दे रहा है। केवल स्वीकार कर लेना कि हम इसके ऋणी हैं या हम इसका धन प्राप्त किए हैं, यह वचन पत्र नहीं है, बल्कि वचन पत्र क्या है? एक ऐसा लिखत है जिससे किसी व्यक्ति को जिसको वह भुगतान कर रहा है उसको वचन देगा कि वह एक निश्चित राशि का भुगतान एक निश्चित टाइम पे हम कर देंगे। तो या तो इसको कर देंगे या इसके आदेशानुसार या लिखत के वाहक को हम भुगतान करेंगे। इसी को हम प्रोमिसरी नोट बोलते हैं और प्रमोट भी कहा जाता है। इसमें दो पक्षकार होते हैं, एक लिखत का जो लेखक है, रचयिता है, उसको मेकर कहते हैं, लेखक कहते हैं, और यह मूल ऋणी होता है, और जिसको भुगतान पाना है, जो पेयी है, वह जो पेयी होगा, पाने वाला है, वह लेनदार होता है। यह ऋण दिया होता है या कोई काम किया होता है, इसके बदले यह धन का भुगतान करने की बात करता है। तो वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक एक रुपए की भांति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से डिलीवर हो जाती है, वही क्या होता है? निगोशिएबल होता है। और यह तीन इंस्ट्रूमेंट की बात करता है, वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक की बात करता है। तो वचन पत्र में किसी ऋण के भुगतान करने का वह वचन देता है। इसमें केवल अगर वह स्वीकार कर ले, ऋणी, मूल ऋणी, कि मैंने इनका धन लिया है या किसी काम के बदले मुझे धन देना है, तो वह वचन पत्र नहीं होगा जब तक कि भुगतान करने का वचन ना दे। दूसरी चीज, धारा 5 में विनिमय पत्र की बात करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र की बात करता है। इसमें कहता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह आदेश देता है कि इस लिखत में जिसका नाम निर्दिष्ट है उसको या उस लिखत के वाहक को या उस व्यक्ति के आदेशानुसार एक निश्चित धनराशि का भुगतान कर दे, जिसके लिए मैंने ऋण ले लिया है या जिसके लिए मैंने मूल्य प्राप्त किया है। अब इसमें विनिमय पत्र में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है कि वह तीसरे व्यक्ति को, इस सी को, पाने वाले को या इसके आदेशानुसार या लिखत के वाहक को एक निश्चित धनराशि का भुगतान कर दे। तो वचन पत्र में जो दो पक्षकार होते थे, वह विनिमय पत्र में अब 3 पक्षकार होंगे। एक जो विनिमय पत्र बना रहा है उसको हम ड्रावर बोलते हैं, और एक जो जिसको कह रहा है वह ड्रावी है, और सी पाने वाला है, पेयी है। तो ड्रावर को हम रचयिता, बी जो ड्रावी है वह ऊपरवाल होगा, और पेयी है वह पाने वाला होगा। अब ड्रावर जो है, ड्रावी को यह आदेश देता है कि तुम एक निश्चित व्यक्ति यानी पाने वाले को या इसके आदेशानुसार या लिखत के वाहक को एक निश्चित धनराशि यानी 100, अगर 1000 रुपए की भुगतान करनी है तो एक निश्चित राशि का भुगतान कर दे। इसमें राशि फिक्स होनी चाहिए। वचन पत्र या विनिमय पत्र में जो भुगतान करने की राशि है वह बिना शर्त और निश्चित राशि होनी चाहिए और निश्चित व्यक्ति को भुगतान करने की बात होनी चाहिए। दूसरी चीज, विनिमय पत्र में यह जो ड्रावर है वह ड्रावी को आदेश देता है, रिक्वेस्ट नहीं करेगा बल्कि आदेश देगा कि एक निश्चित धनराशि का भुगतान कर दो।
अब ये धारा 5 में बताया गया है कि विनिमय पत्र में 3 पक्षकार होंगे, जिसका नाम ड्रावर, ड्रावी और पेयी होगा। विनिमय पत्र में जो ड्रावर है वह पेयी भी हो सकता है। कहा कि जो ड्रावर है यानी जो लेखक है विनिमय पत्र का, वह पाने वाला भी हो सकता है। और विनिमय पत्र का जो ऊपर वाल है वह क्या होगा? एक व्यक्ति होगा। यह धारा 5 बताती है। धारा 6 कहती है चेक। चेक क्या होगा? तो कहा कि चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है जो किसी बैंकर को लिखा गया है और मांग पर से अन्यथा देय होना संभव ना हो, यानी इसमें मांग पर ही देय होगा। इसमें और विनिमय पत्र में अंतर हम बताएंगे, लेकिन कहा कि चेक भी एक ऐसा विनिमय पत्र है। तो चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है, तो ए जो है बी को भुगतान करने की बात कर रहा है, और यहां जो बी है, जो ड्रावी है, वह क्या होगा? वह बैंक होगा। ड्रावी हमेशा बैंक होगा, बैंकर होगा। और बैंकर को धारा 3 में परिभाषा दिया गया है कि बैंकर कौन होगा। तो धारा 3 यह कहती है कि बैंकर के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, डाकखाना या कोई बैंक जो किसी व्यक्ति के जो है बचत राशि को रखता है और वह मांग करने पर उसका भुगतान करता है, तो यह जो संव्यवहार है वह बैंकर के अंतर्गत होगा। तो एक बैंकर एक व्यक्ति भी हो सकता है। तो चेक में और विनिमय पत्र में क्या अंतर है? विनिमय चेक धारा 6 कहती है कि चेक एक ऐसा विनिमय पत्र है। तो पहली चीज, चेक के लिए विनिमय पत्र के आवश्यक शर्तों को भी पूरा होना चाहिए, और कुछ धारा 6 में जो शर्तें दी गई हैं वह भी पूरा होनी चाहिए। तो इसमें भी जो पक्षकारों का नाम है, चेक में भी ड्रावर इसमें भी होगा, और जिसको आदेश दे रहा है वह ड्रावी होगा, और सी पाने वाला होगा, पेयी होगा। अब ड्रावर, चेक में जो ड्रावर होगा वह सदैव बैंक होगा, और इसमें मांग पर जैसे ही पेयी इसके पास जाएगा वह चेक का भुगतान बैंक करेगा। चेक में चेक को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती। चेक मांग पर संदेह होता है, जबकि विनिमय पत्र में इसकी लायबिलिटी तब होगी, ड्रावी की लायबिलिटी तब होगी जब ड्रावी उसको एक्सेप्ट कर ले, तभी वह उत्तरदायी होगा, अन्यथा उत्तरदायी नहीं होगा। जबकि बैंक में क्या है? बैंक में ड्रावर की जो राशि है वह बैंक के पास है, तो बैंक उस चेक का भुगतान करने के लिए बाउंड होता है जब वह मांग पर संदेह किया जाए। और आप जानते हैं चेक की जो मैच्योरिटी डेट होती है, जो उसकी राशि होती है, समय होता है, वह क्या होता है? 3 माह तक होता है। 3 माह के अंदर आप चेक का भुगतान कर लें। यह धारा 6 में बताया गया। और धारा 6 में कहा गया कि चेक के जो प्रकार हैं, काइंड ऑफ चेक, काइंड्स ऑफ चेक, काइंड्स ऑफ चेक्स में आप देखोगे तो एनआईए में जो चेक के प्रकार हैं उसमें कहा कि एक बेयरर चेक होगा, जिसको हम वाहक चेक कहते हैं, वाहक। एक ऑर्डरर चेक होगा, आदेशित। एक रेखांकित चेक, और एक जो है ट्रंकेट चेक, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक। यह इलेक्ट्रॉनिक चेक को 2002 में जोड़ा गया था। 2002 में धारा 6 में जोड़ा गया। अब यह रेखांकित चेक है, यह भी 2 प्रकार से होगा। एक को कहेंगे हम सामान्य रेखांकन, और एक को कहेंगे हम विशेष रेखांकन। विशेष रेखांकन,
अब इसको देखते हैं बेयरर चेक क्या है। बेयरर चेक यानी पूरे एनआईए में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 6 में इन्हीं चेकों के बारे में बताया गया है। बेयरर चेक, आदेशी चेक, रेखांकित चेक, ट्रंकेट चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो बेयरर चेक क्या है? बेयरर चेक एक ऐसा चेक है जो बैंक के खिड़की से भुगतान होता है और इसके लिए बैंक में कोई अन्य औपचारिकता का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही कोई व्यक्ति इस चेक को, बेयरर चेक को बैंक के पास ले जाएगा, अब कैसे पता चलेगा कि यह बेयरर चेक है? तो चेक बनाने वाला अगर उस चेक पर केवल सेल्फ लिख दे या कुछ भी ना लिखे, नाम जो है जिसको भुगतान करना है उसका नाम ना लिखे या सेल्फ लिख दे, तो यह जो चेक होगा वह क्या होगा? बेयरर चेक होगा। और इस चेक का भुगतान वह धारक जिसके पास यह चेक है उसको बैंक करने के लिए दायित्वाधीन है, बैंक उसका भुगतान करेगा। दूसरा यह कहा आदेशी चेक। आदेशी चेक वह चेक होता है जिस पर चेक का जो रचयिता है, जो ड्रावर है, उस व्यक्ति का नाम लिख देता है और वह नाम जिसके लिखा गया वह बैंक के पास जाता है और बैंक इसका भुगतान उसके काउंटर से ही, खिड़की से ही कर देता है। इसके लिए उसको खाते की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए उसे पैसे की जरूरत नहीं होती है कि वह अब उस खाते में, उस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाए। अगर जो ड्रावर है उसके अकाउंट में, उसी के बैंक में, जिस बैंक के नाम से चेक है, अगर उसमें जाके वह उस चेक को पेश करता है तो चेक का भुगतान बैंक करेगा। आदेशी चेक के लिए जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है ड्रावर के द्वारा, उस व्यक्ति का आईडी बैंक का कर्मचारी ले सकता है, मांग सकता है। तो यह आदेशी चेक केवल उसी को भुगतान होगा, लेकिन भुगतान कैसे होगा? काउंटर से होगा, बैंक की खिड़की से होगा। तो बेयरर चेक और आदेशी चेक में सिमिलरिटी यह है कि दोनों चेकों के लिए भुगतान बैंक के खिड़की से हो सकता है। बेयरर चेक किसी को भुगतान हो जाएगा जो भी वो चेक का धारक है। आदेशी चेक जिसको ड्रावर ने आदेश दिया है, चेक का जो रचयिता है उसने जिसको नाम जिसका लिखा है पेई के तौर पे, तो वह उसका भुगतान करेगा। या पेई उसको पृष्ठांकित कर दे, दूसरे को दे दे, तो वह उसका भुगतान पाने का हकदार होगा। अब आ रहा है रेखांकित चेक। अब इन दोनों चेकों में थोड़ी सी असुविधा थी, धोखा और गलत व्यक्ति को भुगतान करने के चांस होते हैं। इसलिए अधिनियम के द्वारा धारा 123 और 124 यह बताता है कि रेखांकन चेक, आप जानते हो कि चेक के बाईं तरफ अगर दो तिरछी रेखाएं अगर खींच दी जाएं, समानांतर रेखाएं खींच दी जाएं, तो यह रेखांकित चेक हो जाता है। और इन चेकों का भुगतान बैंक के काउंटर से, खिड़की से ना होकर बल्कि बैंक के माध्यम से होता है। अर्थात अगर इस तरह का रेखांकित चेक आपको मिले तो आपको पहले उस धनराशि को बैंक के जो आपका अकाउंट है उसमें पैसा जाएगा और फिर आप अकाउंट के माध्यम से आप भुगतान प्राप्त करेंगे। आपको सीधे भुगतान नहीं मिलेगा जैसे बेयरर और आदेशी चेक में होता है। क्रॉस चेक को सामान्य, अब ये दो प्रकार से होगा, सामान्य रेखांकन और विशेष रेखांकन। सामान्य रेखांकन जैसे दो समानांतर रेखाएं खींच दें तो यह सामान्य रेखांकन, या इस पर केवल अकाउंट पे लिख दे तब भी यह सामान्य रेखांकन होगा, या नॉट निगोशिएबल लिख दे तब भी इसको सामान्य रेखांकन माना जाएगा। और इसके लिए भुगतान क्या होगा? बैंक के खाते से होगा। जैसे सपोज करो कि अगर बैंक का जो लेखीवाल है, चेक का जो लेखीवाल है, उसका खाता एसबीआई में है और यह चेक भी एसबीआई के नाम पे है, एसबीआई का, और जो पेई है उसका खाता पंजाब बैंक में है, पीएनबी में है, तो यह जो चेक का होल्डर है, जिसको पाना है, इस चेक का भुगतान पाना है, वह अपने पीएनबी खाते में जमा करेगा और उसके बाद यह चेक क्या होगा
क्लियरेंस हाउस में जाएगा, समाशोधन गृह में जाएगा। धारा 6 में बताया गया है। धारा 6 के स्पष्टीकरण में समाशोधन गृह, जानते हो कि समाशोधन गृह का जो दिशा निर्देश होता है वो आरबीआई के गाइडेंस में काम करता है, आरबीआई के निरीक्षण में काम करता है। तो समाशोधन गृह इन्हीं तरह के संव्यवहारों को क्लियरेंस करता है। तो अगर यह जिनको भुगतान पाना है और उसको क्रॉस चेक मिला है तो यह अपने पीएनबी के खाते में इस चेक को लगाएगा और फिर क्लियरेंस हाउस एसबीआई से संपर्क करेगा। एसबीआई का जो पैसा है वह फिर पीएनबी में ट्रांसफर होगा और जो भुगतान पाने वाला पेय है वह पीएनबी अकाउंट से, अपने अकाउंट से उसको क्या करेगा, उस राशि को प्राप्त करेगा। इसमें कुछ टाइम लग जाते हैं क्लियरेंस में, तो इसमें धोखाधड़ी के चांस कम होते हैं और इसका भुगतान वही प्राप्त करेगा जिसको लेखक चाह रहा है, ड्रावर चाह रहा है। एक आता है विशेष रेखांकन। ये तो हो गया सामान्य रेखांकन। विशेष रेखांकन किसे कहेंगे कि अगर चेक का रचयिता इन दोनों क्रॉस चिन्हों के बीच में अगर किसी बैंक का नाम लिख दे, मान लो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई लिख दे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिख दे, तो इसका यह तात्पर्य हुआ कि इस चेक का भुगतान केवल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ही होगा। अब अपने इस एग्जांपल में चेक क्या है, एसबीआई का है, ड्रावर का जो है अकाउंट है वो एसबीआई का है और जो पाने वाला है, भुगतान प्राप्त करने वाला है, उसका पीएनबी में है और चेक यहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हो गया। क्रॉस चेक में अगर इस दोनों क्रॉसों के बीच में अगर उसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया तो फिर क्या होगा, फिर इस पेई को जिसको भुगतान पाना है वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खुलवाएगा और फिर अकाउंट के माध्यम से, जैसे सामान्य चेक में होता था, अब उसका पैसा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा और उससे वह भुगतान पाएगा। तो इसको हम कहते हैं रेखांकन। आजकल जितने भी चेक आते हैं, सामान्यतः चेक के सुरक्षा के लिए कि सही व्यक्ति के हाथों में जाए, वह इसका रेखांकन कर देता है। इसके बाईं तरफ दो समानांतर रेखाएं खींचकर उसमें या तो पे अकाउंट पे लिख देगा या नॉट निगोशिएबल लिख देगा या किसी बैंक का नाम लिख देगा। तो इस तरह से सामान्य रेखांकन या विशेष रेखांकन होता है। अब देखें 2000 अब आने वाले समय में चूंकि इसमें समय ज्यादा लग जाता था, यह सारा काम जो क्लियरेंस हाउस में चेक जाता था उसमें कम से कम 5-6 दिन का समय लग जाता था। सारे चीज फिजिकली होते थे। एक बैंक से या जो है क्लियरेंस हाउस जाएगा और क्लियरेंस हाउस से फिर फिजिकली एसबीआई में आता था और एसबीआई के अकाउंट से फिर ट्रांसफर होता था इनके पीएनबी में। तो इसी समय को बचाने के लिए 2002 में एक ट्रंकेट चेक की बात की गई। ट्रंकेट चेक क्या होता है? ट्रंकेट चेक माने प्रतिबिंब चेक। अब जब आप इस तरह के चेक को भुगतान करने के लिए आप बैंक के पास भेजेंगे तो बैंक क्या करेगा, इस चेक का स्कैन करेगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरूप में इसको स्कैन करेगा और उस स्कैन हुआ चेक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की सहायता से वह क्लियरेंस हाउस में भेजेगा और क्लियरेंस हाउस उसको क्लियर करके फिर एसबीआई अकाउंट से, जो ये ड्रावर का अकाउंट है, उसमें पैसे उससे संपर्क करेगा और वहां से पैसा ट्रांसफर होगा इनके पीएनबी में। और अगर ये सामान्य रेखांकन है या अगर विशेष रेखांकन है तो सीबीआई में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा। तो यह जो है ट्रंकेट चेक का मतलब प्रतिबिंब चेक जो फिजिकली नहीं है, भौतिक रूप से नहीं है, बल्कि उसका स्कैन रूप है, तो वह जो है ट्रंकेट चेक होगा। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक चेक। क्या है इलेक्ट्रॉनिक चेक? जिन खाता धारकों का या जिन जो ड्रावर है, जो चेक का रचयिता है, अगर वह नेट बैंकिंग का यूज कर रहा है तो इसके लिए अपने नेट बैंकिंग आईडी से एक चेक का फॉर्मेट आएगा, उसी चेक को भरेगा, उस पर डिजिटल सिग्नेचर करेगा, उसका बायोमेट्रिक जो सिग्नेचर होती है, जो सुविधा होती है कोडवार है, उसको जो है कोड को उस पर मेंशन करेगा और फिर वह
इलेक्ट्रॉनिक चेक से जिसको भेजना चाहता है वो भेजेगा। यह सारी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक होती है, इसके लिए फिजिकली कुछ नहीं होता। इसका सिग्नेचर भी क्या होगा, वो ऑनलाइन ही करेगा। इलेक्ट्रॉनिक चेक का आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि हमारा चेक कहां तक पहुंचा है। यह सारा जो है धारा 6 में चेक के बारे में बताया गया है कि चेक कैसे भुगतान होगा, चेक का क्या, किस प्रकार के चेक होते हैं। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इन्हीं तरह के चेकों के बारे में बताया गया है। बेयरर चेक, वाहक चेक, आदेशी चेक, रेखांकित चेक। और रेखांकित चेक दो प्रकार से होगा, सामान्य चेक, विशेष चेक, ट्रंकेट चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो इस प्रकार यह चेक हुआ। अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन धारा 8 और 9 एनआईए एक्ट का, जो यह कहता है कि होल्डर कौन है और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होगा। धारा 9 इन दोनों को हम समझेंगे कि होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, धारक और सम्यक अनुक्रम धारक दोनों अलग अलग चीजें हैं। धारक धारा 8 के थ्रू कौन होगा, तो कहा कि धारक यानी लिखत का धारक, वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक का धारक कौन होगा, तो कहा कि वचन पत्र, विनिमय चेक का, विनिमय का धारक वही व्यक्ति होगा जो विधिक स्वत के द्वारा कब्जा प्राप्त किया हो और जिसे जो अपने नाम से भुगतान प्राप्त करने का हकदार हो, तो वह क्या होगा, धारक होगा। धारक कौन होगा, तो कहा जो विधिक स्वत से कब्जा प्राप्त किया हो। दूसरा, जो अपने नाम से उस लिखत के पक्षकार से भुगतान प्राप्त करने का हकदार हो। अब धारक कौन होगा, समझना, धारक केवल वह होगा जिसे डिजूरे पजेशन प्राप्त है। जो विधिक स्वत से पजेशन प्राप्त किया है वही धारक होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर ए ने बी को चेक दिया, बी पाने वाला है, तो यह विधिक स्वत से कब्जा प्राप्त करता है। या अब विधिक स्वत से कब्जा कितने लोग पाएंगे, तो एक होगा पेई पाएगा, पाने वाला पाएगा, या जो है पृष्ठांकन कर दे इसको, या किसी पृष्ठांकन कर दे सी को। तो विधिक स्वत से कब्जा कौन पाएंगे, जो भुगतान पाने वाले हैं, पृष्ठांकक है और बेयरर है। यह तीन लोग ही विधिक स्वत से कब्जा पाएंगे। यानी विधिक स्वत से कब्जा प्राप्त करने का मतलब कि अगर यह कोई इंस्ट्रूमेंट बी चुरा लेता है ए से, तो बी जो है धारक नहीं हो सकता, क्योंकि धारक के लिए विधिक स्वत से कब्जा प्राप्त होना आवश्यक है। और यह भी कहा धारा 8 में कि अगर यह किसी लिखत को चुरा लिया या इससे कोई लिखत खो गया, कहीं गिर गया और यह लिखत को पा लिया, तो चोरी से कब्जा प्राप्त करने वाला या खोई हुई वस्तु प्राप्त करने वाला, खोई हुई लिखत प्राप्त करने वाला व्यक्ति धारक नहीं हो सकता, होल्डर नहीं हो सकता। होल्डर के लिए आवश्यक है कि विधिक स्वत से कब्जा प्राप्त किया हो। और अगर यह लिखत खो गया, नष्ट हो गया, तो उस दशा में धारक कौन होगा, तो कहा उससे पहले, जब खोने से पहले या नष्ट होने से पहले जो उसका विधिक स्वत से प्राप्त करता था वही धारक होगा, अन्यथा वह धारक नहीं होगा। तो यह धारा 8 बताती है कि धारक कौन होगा। धारा 9 बताती है सम्यक अनुक्रम धारक कौन होगा। तो सम्यक अनुक्रम धारक, कहा कि सम्यक अनुक्रम धारक के लिए यह आवश्यक है कि जो लिखत प्राप्त कर रहा है वह प्रतिफल से प्राप्त करे और सद्भाव पूर्वक प्राप्त करे। सद्भाव पूर्वक कैसे, तो धारक, समझना कि जो सम्यक अनुक्रम धारक है, अगर वह या ए ने चेक बी को दिया
और बी से वह चेक खो गया या सी चुरा लेता है, तो सी के पास चेक आ गया, चोरी से आया, और सी ने इस चेक को पृष्ठांकन करके डी को दे दिया। अब प्रश्न है कि क्या इसमें कौन धारक होगा, कौन सम्यक अनुक्रम धारक होगा? तो अगर सम्यक अनुक्रम धारक देखें, अगर डी इस बात पे विश्वास करके कि यही स्वामी है और सद्भाव पूर्वक यानी इसके स्वामित्व पर कि यह चेक कैसे आया इसके त्रुटि पर विश्वास करते हुए कि यह जो है ही सम्यक अनुक्रम धारक है, इसकी अज्ञानता में यह जान नहीं रहा है कि यह चोरी से प्राप्त किया है, तो उस दशा में अगर प्रतिफल देकर सद्भाव पूर्वक इस लिखत को प्राप्त करता है तो यह डी सम्यक अनुक्रम धारक होगा, सम्यक अनुक्रम धारक होगा। अब यहां एक चीज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम अपने प्रारंभिक लेक्चर में ही बताए हैं कि नेमो डेट कोड नॉट हैबिट के नियम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे लागू नहीं होते, क्योंकि आप देखोगे सम्यक अनुक्रम धारक तो यह लिखत कैसे प्राप्त कर रहा है, एक चोर से प्राप्त कर रहा है जो उस पर विधिक स्वत नहीं रख रहा है, लेकिन इस बात की जानकारी इसको नहीं है, सद्भाव पूर्वक विश्वास कर रहा है और प्रतिफल देकर इससे मूल्य प्राप्त इस लिखत प्राप्त किया है, तो यह डी सम्यक अनुक्रम धारक हो जाएगा और यह इससे भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा। तो धारक और सम्यक अनुक्रम धारक में अंतर है। धारक के लिए विधिक स्वत का होना आवश्यक, विधिक स्वत का होना आवश्यक है, जबकि सम्यक अनुक्रम धारक के लिए सिर्फ यह होना आवश्यक है कि वह धारक सद्भाव पूर्वक प्रतिफल देकर किसी चोर से भी वह लिखत प्राप्त कर रहा है तो सम्यक अनुक्रम धारक होगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। हमने इस लेक्चर में देखा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर नेमो डेट कोड नॉट हैबिट का नियम लागू होता है कि नहीं होता है, और फिर हमने इसके जो मुख्य लिखत हैं, वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक, चेक के कितने प्रकार होते हैं, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, धारा 8 और धारा 9 को समझने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के यह इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।